Hello everyone and welcome back to my channel. Hope everyone is good and doing great. तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं जेकेपी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 MCQs जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ का पहला पार्ट है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग जो दिन आएंगे, या जो अपकमिंग जो वीडियोस आएंगे वो भी इसी सीरीज़ का पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो जितने भी एमसीक्यूज़ रहेंगे पॉलिटिक्स के रिलेटेड, चाहे इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, जितने भी एमसीक्यूज़ रहेंगे इंशाल्लाह हम सारे एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे टू द हाई लेवल, जो कि बेसिक लेवल है। बेसिक लेवल से मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल से हाई लेवल तक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पे आप लोगों से ये पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, ठीक है। यू शुड नो कि अनटचेबिलिटी क्या है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जिस चीज़ पे फोकस किया जाता है दैट इज यानी इक्वलिटी, ओके। यानी एवरी पर्सन, चाहे कोई भी सिटीजन हो, चाहे कोई भी बंदा हो, एवरी वन शुड बी इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। चाहे कानून की नज़र में हर एक, ठीक है, इक्वल है। इट डजेंट मैटर कि वेदर इट इज़ पोअर, वेदर इट इज़ रिच। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्या किया जाता है, इसको इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पे इक्वलिटी को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, ठीक है। सो क्या आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14 है, या फिर आर्टिकल 17। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का पहले ही आंसर गेस किया होगा। सो आर्टिकल 17 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So question number 2, that is who was the permanent president of Constituent Assembly। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टैब्लिश किया गया था, जब उसको बनाया गया था, एट द टाइम हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या वो बी एन राव थे? यू शुड नो कि बी एन राव वाज द एडवाइजर, ठीक है। वो लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, ही इज द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था एज ए परमानेंट प्रेसिडेंट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट इज हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस क्वेश्चन का मैंने आंसर पहले ही बताया, दैट इज बी एन राव, ओके। So question number 4, that is after independence the first state organized on the basis of language was, ठीक है। So this question is very important from the exam point of view। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड करना होता है सही तरीके से कि हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। यानी क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। सबसे पहले जो बेसिक थिंग होता है, जो हमने सबसे पहले फोकस करना होता है क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन पे यही होता है कि हमें क्वेश्चन को पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। पूछा गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, या जब इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज वाज, यानी पहली स्टेट कौन बनी थी जिसको क्या किया गया था, एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। यू शुड नो, अगर आपने यू शुड नो कि अगर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, ठीक है, जिसमें डिस्कस किया गया है, यानी पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये चीज़ डिस्कस किया गया है कि हम किसी भी स्टेट को क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम किसी भी स्टेट को मर्ज कर सकते हैं, हम किसी भी स्टेट की बाउंड्री को आल्टर कर सकते हैं, किसी भी जो स्टेट है, दो स्टेट होंगे आपस में, उनको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब पार्लियामेंट को हक होता है। आर्टिकल 2 में ये पूछा गया है कि आप, ठीक है, आर्टिकल 3 में ये पूछा गया है कि हम किसी भी क्या कर सकते हैं, यानी ये एम्पावर करते हैं पार्लियामेंट को। आर्टिकल 2 में पूछा गया है कि किसी भी स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, आल्टर कर सकते हैं, या इसके बाउंड्री को ऐड कर सकते हैं, या किसी भी स्टेट को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने पढ़ा होगा कि, यानी ये चीज़ आपने पढ़ा होगा वहाँ पे। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज वाज, यानी पहली कौन सी स्टेट बनी थी जिसको लैंग्वेज के बेसिस पर क्या किया गया था, यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या किया गया था, सेपरेट किया गया था। क्या वो
आंध्र प्रदेश थी, तमिलनाडु, केरला या इनमें से कोई भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि दैट वाज आंध्र प्रदेश, ठीक है। 1853 में इसको क्या किया गया था, एज ए सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ओके। सो question number 5, that is the Constitution of India provides for free and compulsory education to which one of the following groups of children? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी इनमें से कौन सा ग्रुप है जिनको क्या करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। क्या 3 to 9, 6 to 18 या 6 to 14 ईयर्स या फिर 4 to 10 ईयर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21A, ठीक है, यानी जिसमें क्या कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करती है क्या, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू दोज चिल्ड्रन हु बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years. That means option number C is the correct answer for this question, okay. So article 20 फर्स्ट ए जो है यही चीज़ें दर्शाता है कि जो जितने भी बच्चे इस एज ग्रुप में लाइक करते हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओर से क्या किया जाएगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So question number 6, that is which of the following categories of fundamental rights incorporate abolition of अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, दैट इज आर्टिकल 17। तो यहाँ पे अब पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इनमें से किस कैटेगरी में क्या इनकॉर्पोरेट होता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? क्या ये राइट टू रिलीजन में आता है, राइट टू इक्वलिटी में, राइट टू फ्रीडम या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो राइट टू रिलीजन में ये आता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर किसी रिलीजन की बात करेंगे तो अगर यहाँ पे हर एक रिलीजन को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसमें हर एक रिलीजन आता है, चाहे हम मुस्लिम की बात करेंगे, चाहे सिख्स की बात करेंगे, क्रिश्चियंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस कैटेगरी, जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है किस कैटेगरी में आता है ये है, ठीक है। तो बात करेंगे इसके आंसर की, ये आता है राइट टू इक्वलिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, किसी की इक्वलिटी के साथ इस्तेसाल होता है, ठीक है, यानी किसी की इक्वलिटी के साथ इनजस्टिस होती है, ठीक है। यानी जब हम फर्क करते हैं, जब हम डिफरेंस करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी तरीके की फर्क करते हैं इंडिविजुअल्स में, तो वहाँ पे वो क्या होता है, इक्वलिटी, यानी हम इसको अनइक्वल करते हैं, अनइक्वली ट्रीट हम इसको करते हैं। सो दैट मीन्स कि ये जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ये किस में आता है, राइट टू इक्वलिटी में, ओके। So question number 7, that is to which of the following categories of right does to right to property belong, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये किस में आता है, ठीक है। तो ये आता है लीगल राइट में, फंडामेंटल राइट में, ह्यूमन राइट में या फिर नेचुरल राइट में। तो यू शुड नो कि ये पहले फंडामेंटल राइट में आता है, लेकिन इसके बाद इसको वहाँ से हटा दिया गया, अब ये किस में आता है, लीगल राइट में। तो आपको आपको कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताना है कि इसको कब हटाया गया था, ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट से इसको कब क्या मूव किया था, कहाँ पे, लीगल राइट्स में, ओके। सो राइट टू प्रॉपर्टी आता है लीगल राइट्स में, ओके। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जो राइट टू वोट है ये किस में आता है, राइट टू वोट, ये क्या ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, लीगल राइट्स में आता है या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आता है, ओके। सो आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज रिट्स कैन बी इशूड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय। तो आपको पता होना चाहिए कि रिट्स क्या होता है। जब भी किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो वो रिट दर्ज कर सकता है। वो कहाँ पे कर सकता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, क्या वो हाई कोर्ट में कर सकता है, क्या वो प्रेसिडेंट के पास कर सकता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। लेकिन जो रिट्स इशू होती है तो ये कहाँ पे होती है, ये होती है बोथ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज कहाँ पे, हाई कोर्ट्स में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भी रिट इशू होती है और एज वेल एज हाई कोर्ट्स में भी जो रिट्स होती है वो इशू होती है, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी एम्फेस्ड, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत क्या प्रेसिडेंट को एम्फेस किया जाता है, यानी प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, क्या आर्टिकल 356, आर्टिकल 375, आर्टिकल 76 या फिर आर्टिकल 61। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 61, ठीक है, ओके। तो आपने ये पढ़ा होगा आर्टिकल 61 में उसको एक लेटर दिया जाता है, ठीक है, यानी उसको एक लेटर भेजा जाता है, उसको कितने दिनों में उसका आंसर देना होता है, दैट इज 14 डेज, यानी जो उसका पीरियड होता है, यानी अगर उन्होंने नहीं दिया तो दैट मीन्स तो उसको फिर क्या किया जाता है, उसको हटाया जाता है, यानी उसका जो मतलब जो पीरियड होता है, मतलब
जो लेटर भेजे होते हैं उसको जो टेनवर होता है, जो उसका टाइम पीरियड होता है वो 14 डेज़ का होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, अगर उसने उस 14 डेज़ में आंसर नहीं दिया तो उसको क्या, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको हटाया जाता है। सो ये जो सारी प्रोसेस है ये आर्टिकल 61 में लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपको डिटेल में ये चीज़ जानना है। सो question number 10 and the last question of this session, that is if the president to resign from office he should address his letter of resignation to। देखिए अगर आप प्रेसिडेंट यहाँ पे रिजाइन करना चाहता है अपनी ऑफिस से, ठीक है, तो उसको किसको एड्रेस करना है, यानी किसको बोलना है, ठीक है, क्या उसको प्राइम मिनिस्टर को बोलना है, वाइस प्रेसिडेंट को बोलना है, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जब भी प्रेसिडेंट क्या करता है, रिजाइन करता है अपने ऑफिस से, तो उसको एड्रेस करना पड़ता है किसको, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।